हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 21 करने जा रहे हैं। हमने पंचायती एक्ट स्टार्ट कर चुके थे, पंचायत के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका फाइनल पार्ट है। और पंचायत के साथ साथ आज हम यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी को भी टच कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। हालांकि सिलेबस में पंचायत था बट इससे रिलेटेड आ जाता है म्यूनसिपैलिटी वाला भी, तभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद मैक्सिमम 2 वीडियोस आपके लिए शायद और आ सकती हैं पॉलिटी की, बट मैं ट्राई करूँगा कि सिर्फ इसके बाद एक वीडियो और बने और आपको पॉलिटी का सेक्शन खत्म कर देंगे जितना भी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, जो भी रह गया होगा हम वो सारा क्वेश्चन सीरीज में कवर करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपने जेकेपी एसआई सिलेबस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अब जिस तरह से हिस्ट्री की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसी तरह से पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। और रीजनिंग आपके ऑलमोस्ट आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी है, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमने अभी पंचायत का जो हमने पहले पढ़ लिया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एक्ट्स आर्टिकल वगैरह थे पंचायत को लेके, जो भी कमेटीज वगैरह बनी थी वहाँ तक डिस्कशन करा था। हमने देखा था लास्ट में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, वहाँ पे जाके तो बिल वगैरह ले गए थे, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में पेश हो गए थे, सब कुछ फाइनल हो गया था। तो अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे पास हो गया था, उसी को हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट। उसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या बातें करी गई थी वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पार्ट 1 जो आपको पढ़ाया था और पार्ट 2 यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कवर कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इसके कारण हुआ क्या था। सबसे पहले तो इसमें पार्ट 9 की बात करेंगे। पार्ट 9 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया था। पार्ट 9 ऐड करने के साथ शेड्यूल 11 भी यहाँ पर आ चुका था। अब इसमें क्या था अभी आने वाले टाइम पर आपको पता लगेगा। आर्टिकल 40 आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पढ़े थे, उसमें एक आर्टिकल 40 आता है जहाँ पे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कि अगर हम बात करेंगे इनकी क्या बोलते हैं पंचायत की बात करें, पंचायत के बारे में कहा गया था कि विलेज पंचायत वगैरह होनी चाहिए। अब जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे उनका सिंपल क्लियर था ना। एक थे फंडामेंटल राइट्स, वो तो बिल्कुल थे कि हाँ फंडामेंटल हैं। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें कहा गया था कि स्टेट को कुछ भी काम करना है इन बातों को ध्यान करना है, वो जरूरी नहीं कि वो उन पर इंप्लीमेंट करे ना करे। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे पंचायती राज एक्ट आ गया था उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो आर्टिकल 40 में बातें करी गई थी वो यहाँ पर पूरी हो चुकी थी। अब हम आर्टिकल 40 की हम बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे थे, बट हम फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आता है, इसमें 2 तरह के प्रोविजंस दिए जाते हैं जो भी स्टेट वगैरह है। एक होते हैं कंपलसरी प्रोविजंस और एक होते हैं वॉलंटरी। कंपलसरी में क्या है, जो कंपलसरी प्रोविजंस में दिया गया है वो उस स्टेट को अप्लाई करना ही करना है। जब पंचायती सिस्टम को वो इंक्लूड कर रहे हैं अपने वहाँ पे, तो उनको क्या करना है उस टाइम पे कंपलसरी प्रोविजंस को मानना ही मानना है। और दूसरे जो वॉलंटरी आते हैं वो उनको दिया गया, उनकी अपनी मर्जी जैसी मर्जी करें, वो वॉलंटरी कंपलसरी उनके लिए नहीं रहते हैं वो वाले। अब फीचर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम सभा वाला। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, जेके एसएसबी के एग्जाम्स की बात करेंगे। आपको पता है सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहाँ पे जेके एसएसबी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं हम वो कवर क्या करते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है। तो आज वहाँ पे ग्राम सभा से क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, तो यही फीचर्स की बात करेंगे। पहला फीचर आता है ग्राम सभा। कहा गया कि हर एक जगह ग्राम सभा होगी विलेज में। विलेज ग्राम सभा का मतलब है विलेज की असेंबली होगी, जिनका भी नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में आता है वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। तो उस गांव के जितने भी लोग होंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में, वो क्या बनाएंगे, एक ग्राम सभा बनाएंगे, ग्राम की असेंबली बनेगी जिसे ग्राम सभा कहेंगे। तो एक इसके बारे में कहा हुआ ग्राम सभा के बारे में। इसमें दूसरी बात बोले 3 टियर सिस्टम होगा, जैसे हम पहले ही पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी रिकमेंडेशंस दी थी 3 टियर सिस्टम होगा। वही 3 टियर सिस्टम की बात करेंगे कि 3 टियर का सिस्टम होना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई ऐसी स्टेट अगर आती है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वो जो इंटरमीडिएट लेवल था ना, जिसको ब्लॉक लेवल कह रहे थे, उसको हटा भी सकते हैं। वहाँ पे विलेज लेवल कर दो, जिला परिषद वाला कर लो, तो बीच वाले इंटरमीडिएट लेवल को वहाँ पे हटा भी सकते हैं अगर स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम पड़ती है। फिर इसमें इलेक्शंस के बारे में बताया हुआ है कि इलेक्शंस कैसे होंगे। कहा गया जो कि पंचायत के मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन तो डायरेक्टली होंगे, गांव के लोग जाकर डायरेक्टली वोट करेंगे। पंचायत के इलेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्शन, जब चेयरपर्सन की बात करेंगे, जो पंचायत के चेयरपर्सन होंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल वाली है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली पंचायत है, क्योंकि हमने कहा 3 टियर सिस्टम है, एक विलेज लेवल का, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। जो पंचायत के मेंबर होंगे उनके इलेक्शन तो डायरेक्टली होंगे, लोग डायरेक्टली वोट करेंगे। लेकिन इन पंचायत के जो चेयरपर्सन होंगे, हम कौन सी पंचायत की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल वाली और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली। ये जो 2 लेवल की पंचायत हैं
इनके जो भी चेयरपर्सन अपॉइंट हो, जो भी चेयरपर्सन चुने जाएंगे ना, उनके इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होंगे, उनके इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होंगे। यानी क्या होगा, उस जगह पंचायत के जो भी मेंबर्स होंगे वो मिलकर एक अपना चेयरपर्सन चुनेंगे। जब हम इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं और जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं, पंचायत के मेंबर के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे, लेकिन जब हम चेयरपर्सन की बात करते हैं पंचायत की, वहां पे उनके इलेक्शंस इनडायरेक्ट होंगे। हम कौन से चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं, जब हम इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे चेयरपर्सन की, फिर से पंचायत के चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं विलेज लेवल पे, जो विलेज लेवल पे चेयरपर्सन होगा पंचायत का, उसकी अगर हम बात करेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने हिसाब से देखो कि आपने कैसे चुनना है, जैसा आपको ठीक लगेगा आप उस तरीके से कर लो। क्लियर हो गया। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ आपको पहले बता चुका हूँ कौन से आर्टिकल में क्या आता है, तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया यहाँ पे कि एससी के लिए, एसटी के लिए सीट्स रिजर्व रखनी है हर एक पंचायत में। तीनों लेवल की बात कर रहे हैं, एससी एसटी के लिए सीट्स रिजर्व रहनी चाहिए। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, वो देखा जाए कितनी सीट्स वहाँ पर रहनी चाहिए, और ये डिपेंड करेगा कितनी सीट्स रखनी है, वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम जितनी भी सीट्स हैं उसका 1/3, कम से कम उसका 1/3 जो है वो वुमेन के लिए, औरतों के लिए, वुमेन की बात करेंगे, उनके लिए सीट्स जरूर रखनी है। एससी एसटी की तो रखनी ही है, वुमेन्स के लिए भी रखनी है। और यहाँ पे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पे सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे तकरीबन ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट वगैरह है नहीं, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पर है, इसलिए ये सब कुछ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। आगे चलते हैं, ये सब कुछ कब ऐड करके था कि अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं होगा। 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो है ये नया प्रोविजन यहाँ पे लाया गया था। ड्यूरेशन कितनी रहेगी भाई इनकी, जो भी हमारे पास पंचायत वगैरह बनेगी, 5 साल की ड्यूरेशन रहेगी, लेकिन परमानेंट नहीं है, पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, पहले भी खत्म हो सकती है। अगर बाई चांस मान के चलो कि 5 साल के लिए चुना गया उनको, और 3 साल के बाद वो पंचायत जो हट जाती है किसी भी तरह से, अब वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। जो फिर से इलेक्शन करवाने उसको 6 मंथ के अंदर अंदर करवाना है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और फिर 6 महीने के अंदर जब इलेक्शन हो गए, जब नई पंचायत बनेगी, तो वो फिर से 5 साल के लिए बनेगी। जो 2 साल बच गए थे ना, वो टाइम पूरा करने के लिए वो आएंगे, समझ गए। फिर से उनको 5 साल नहीं मिलेंगे, फिर जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे नए इलेक्शन आएंगे। अगर 4 साल के बाद कोई पंचायत हट गई है, वहाँ से अपनी जगह से हट गई है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, और जो नई पंचायत आएगी वो 5 साल के जैसे टाइम खत्म हो रहा होगा इसका, उस टाइम तक वो रहने वाली है, हमेशा नए 5 साल उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन कहा गया अगर 4.5 साल हो गए और एक पंचायत हट जाती है, सिर्फ 6 महीने के टाइम बच गया, अब नए इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा 5 साल पूरे होने दो तभी इलेक्शन करवाएंगे। क्लियर हो गया। इलेक्शन का फंडा यहाँ पे क्या रखा गया है, कहाँ पहुँच गए थे हम, हाँ यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर आगे कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, जो इलेक्शन वगैरह करवाएगा, सारा काम किसको दिया हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल के बाद बनाया जाएगा, जो उसके पैसे वैसे का हिसाब किताब रखेगा, इनकी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस तरह से करके फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन जो सब कुछ, ये सब कुछ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बड़ा इंपॉर्टेंट 3 नाम याद रख लेना, NMM, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना। वो आपको मैंने ट्रिक्स भी बताई थी, जब मैप वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे ट्रिक्स बताता हूँ वो कैसे याद करते हैं वहाँ पे ना। तो ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तकरीबन ट्राइबल एरियाज आते हैं, और जो हिल एरियाज हैं मणिपुर के, या किसी कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वहाँ पे ऐसी जगह पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी जरूरी नहीं कि एप्लीकेबल वगैरह होगा। जैसे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन बाद में पैसा एक्ट आया था, जिसे एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करे गए थे, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने कहा कि इसने 11 शेड्यूल ऐड कर लिया था, 11 शेड्यूल की वजह से हुआ क्या था वो भी देख लो। जब हम बात करते हैं इस 11 शेड्यूल की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 29 आइटम्स जो है वो पंचायत के अंडर कर देगी। यहाँ पे जो है वो पंचायत अपने हिसाब से इनको चलाएगी। वो 29 आइटम्स रख दी, जिसमें कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे फाइल्स वाला सेक्शन मिलता है, उस फाइल्स सेक्शन में आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे 29 आइटम्स आते हैं पंचायत के अंदर। कौन सी से एग्रीकल्चर इनको दिया हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड इंप्रूवमेंट, आपको ना पटवारी वगैरह होते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ पे जमीन वगैरह का देखते हैं, वो किसके अंदर आ गया, सब कुछ यहाँ पर हो गया। ये इरिगेशन वगैरह हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, वाटर, फ्यूल एंड फॉर्डर, ये सारी लिस्ट लिखी है। इस तरह से कई सारी लिस्ट मिला के 29 आइटम्स जो हैं वो इनके अंडर करी गई हैं। फिर इसमें आपको बताया 2 तरह के प्रोविजन है, कंपलसरी है, वॉलंटरी है। कंपलसरी जिनको मानने ही मानने क्या है, जैसे कि ग्राम सभा होनी चाहिए, 3 टियर सिस्टम होगा, इलेक्शंस करवाने कम से कम 21 साल होनी चाहिए एज। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है यहाँ पर, तो 21 साल की अगर उसकी
उम्र है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, ये भी कंपलसरी है। मतलब ऐसे नहीं कि तो कोई किसी को आप बोलोगे तो 22 साल का है तो लड़ नहीं सकता है, पहले 25 साल का हो जा, ऐसा कुछ नहीं, 21 साल का है तो वो लड़ सकता है, ये प्रोविजन वहाँ पे है ही है। फिर सीट्स रिजर्व रखनी है, ये भी कंपलसरी है। 5 साल की टर्म रहेगी, एक बार पंचायत बन गई, अगर कुछ ठीक नहीं हो, अगर कुछ गलत वगैरह नहीं होता तो 5 साल तक टर्म चलेगी, फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। इस तरह के प्रोविजंस कंपलसरी जो सभी को माने। वॉलंटरी में क्या है, जैसे आपको पता था चेयरपर्सन विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन चुना जाएगा वो स्टेट का अपने अकॉर्डिंग होगा, वो वॉलंटरी है। सीट्स रिजर्व रखनी है अपने बैकवर्ड क्लास के लिए, आपके स्टेट में कोई ऐसी क्लास है जो बैकवर्ड कैटेगरी को बिलोंग करती है, अगर आप चाहते हो कि उसके लिए भी सीट रिजर्व रखी जाए तो वो आपके ऊपर है, ये भी वॉलंटरी है, समझ को आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो चेयरपर्सन होगा इंटरमीडिएट पंचायत लेवल का, क्या उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन देनी है, ये आपकी मर्जी है। जो एमपीज हैं, चाहे वो लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, चाहे आपके अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के एमएलए वगैरह को, ये क्या उसको वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपकी अपनी मर्जी है। ये वॉलंटरी प्रोविजन है, समझ गए हो। एक जो कंपल्सरी एक वॉलंटरी आपको समझ आ रहा होगा। अब अपने पेशा की बात करते हैं, पेशा है क्या। पेशा एक्ट 1996 में जो आया था इसे एक्सटेंशन एक्ट भी कहा जाता है। पेशा का मतलब हो गया प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब यहाँ पे आपको कहा था ना कुछ एरियाज पे सब कुछ नहीं लागू होता, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है कुछ एरियाज में, ये पार्लियामेंट को राइट दिया गया था कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में, इसे पीसा एक्ट कहा जाता है। ये अगर हम बात करेंगे अभी 2019 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हैं, मतलब वहाँ पे इस एक्ट को पंचायत को लेके जा सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में, समझ गए। वही इस पीसा एक्ट में सब कुछ बताया गया है, आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पे, आप जाकर डेप्थ में पढ़ सकते हो, और 10 स्टेट्स कौन से ट्राइबल है 2019 के अकॉर्डिंग वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी बात करते हैं, ये तो हो गया पंचायत के बारे में सब कुछ खत्म। अब पंचायत से रिलेटेड आइटम बनते हैं म्यूनसिपलिटी वाली, वो भी हमें शॉर्ट में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है उसका, बट इससे रिलेटेड है इसलिए आपको करवा रहा हूँ। म्यूनसिपलिटी की बात कर, जैसे ये गांव लेवल पे है या अर्बन लेवल पे हो जाएगी गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 8 टाइप की लोकल बॉडीज बताई गई हैं, जैसे हमें पंचायत है, ये है वो है, वैसे वहाँ पर क्या 8 टाइप की रहने वाली, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी, इस तरह से करते करते 8 तरह की बॉडीज बनेगी, वो हम कुछ देर बाद उनके नाम समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था, पंचायत आया था। 74th अमेंडमेंट एक्ट उसी साल की बात कर रहे हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का आया था, इससे क्या आ गया था, इसे म्यूनसिपलिटी आ गई थी। इसने क्या कर दिया था, 73rd वाले ने पार्ट 9 ऐड करा था, 74th वाले ने पार्ट 9A ऐड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी बात करें, इसको पंचायत कहा था, इसको म्यूनसिपलिटी कह दिया। इसने 11th शेड्यूल ऐड करा था, इसने 12th शेड्यूल ऐड कर लिया, समझ गए। ये पंचायत का था, ये म्यूनसिपलिटी का आ गया। ये 73 था, ये 74 था, 11th शेड्यूल था, 12th शेड्यूल था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1688 में फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पहली बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे सेटअप कर गया था, मद्रास में। एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन है, कभी कभी वो चेन्नई कर लेता है, वो भी टिक कर देना। तो पहले जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है कहाँ पे सेटअप कर गया था, मद्रास में सेटअप करा गया था। जैसे यहाँ पे बताते हैं राजस्थान पहली स्टेट जिसने पंचायती सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, वैसे कौन सी ऐसी पहली सिटी थी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें जिसने इस सिस्टम को अडॉप्ट करा था, वो मद्रास है, चेन्नई बोलो। फिर 1726 में बॉम्बे और कोलकाता ने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है इंडिया में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में, और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे कई तरह की कमेटीज़ वगैरह बनाई गई थी, ये कमेटी वो कमेटी करते करते, उससे पहले अगर सरकार राजीव गांधी अपने वहाँ पे ले गए थे, लोकसभा में बिल लेके गए थे, वो इसका बिल भी लेके गए थे, लोकसभा में पास, राज्यों में फेल हो गया। फिर और सरकारें आई, करते करते नरसिम्हा राव की जब टाइम आया था, उसी टाइम पीरियड पर हर जगह पास हुआ था और अमेंडमेंट एक्ट बनकर आया था। सारा प्रोसेस सेम इसी की तरह है। इसमें भी 3 टियर सिस्टम था, इसमें भी 3 टियर सिस्टम था। इसमें हालांकि विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी ले गए थे ना, तो 3 तरह के थे यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 टियर सिस्टम यहाँ पे कहा गया है, एक म्यूनसिपल काउंसिल होगी, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, और एक हमारे पास नगर पंचायत होगी। अगर हम बात करेंगे म्यूनसिपल काउंसिल की, जो छोटा शहरी एरिया होगा ना, स्मॉल अर्बन एरिया, उसमें क्या होगा, म्यूनसिपल काउंसिल होगी। इसके सारे नाम होते हैं म्यूनसिपलिटी वगैरह करके, हर एक सिटी में इसके अलग नाम दिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कहा गया है म्यूनसिपल काउंसिल जो होगी वो कहाँ पर होगी, जो स्मॉल अर्बन एरिया होगा। जो बड़ा शहर होगा वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होगी। एक जगह म्यूनसिपल काउंसिल होगी स्मॉल अर्बन एरिया में, जो बड़े एरियाज हैं, बड़े अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह बड़े शहर, इवन हमारे जम्मू के वहाँ पे बात करें जहाँ पे JMC आपको देखने को मिलता है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है ना। तो लार्ज अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे में म्यूनसिपल काउंसिल। और अगर हम बात करेंगे नगर पंचायत, नगर पंचायत कहाँ पे होगी,
ट्रांजिशनल एरियाज में, जो अभी मतलब आप कह सकते हो जो गाँव वाले एरियाज थे वो भी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ने जा रहे हैं, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनके लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे नगर पंचायत रहेगी। यहाँ पे 3 टियर सिस्टम है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायत, इस तरह से एक स्मॉल अर्बन एरिया, एक लार्ज अर्बन एरिया और एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए। यहाँ पे आर्टिकल की बात करें 243 से लेकर 243 ओ तक आ रहा था, यहाँ पे 243 पी से स्टार्ट होता है क्योंकि वो ओ पे खत्म हो गया था, ये पी से स्टार्ट हो रहा है और जेड जी तक आता है। अब ये क्यों हो गया भाई, पी क्यू आर एस टी करते तो जेड तक पहुंच गए, लेकिन इसको और भी आर्टिकल थे, फिर जेड ए बोल दिया, जेड बी, जेड सी, ऐसे करते करते जेड जी तक चले गए थे। क्लियर हो गया। इसमें भी सेम उसी तरह से आज जैसे आपको यहाँ पे ट्रिक बताई थी ना, सेम ट्रिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बस वहाँ पे क्या था पंचायत, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी हो जाएगी। अब जाके एक बार देख लेना नोट्स में। 243 जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बताता है, 243 फाइनेंस के बारे में और 243 जेड ए जो वो इलेक्शंस के बारे में बताता है। 3 आपको बता दिए, बाकी सेम टू सेम ट्रिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। फाउंडर ऑफ पंचायती राज किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर एक वार्ड कमेटी का भी मेंशन करा गया है। कहा गया किसी जगह में एक या एक से ज्यादा वार्ड भी बन सकते हैं, इनको मिला के वार्ड कमेटी बनेगी। कोई ऐसा एरिया अगर म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख से उससे ज्यादा है, वहाँ पे वार्ड कमेटीज बनाई जाएंगी और इन वार्ड कमेटीज में एक वार्ड या ज्यादा वार्ड वगैरह भी बन सकती हैं। बाकी इनका भी सेम सिस्टम है, रिजर्वेशन वगैरह हो गई, इलेक्शन 5 साल के अंदर करवाने, बाकी सब कुछ इनकी तरह है, बस थोड़े से चेंजेस जो थे मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी क्या है यहाँ पर कि हाँ जो 8 तरह के लोकल बॉडीज बता रहा था ना, वो कौन सी हैं, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी हो गया, नोटिफाइड एरिया हो गया, नोटिफाइड एरिया, फिर टाउन एरिया, कैंटोनमेंट बोर्ड आ गया, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये 8 तरह की लोकल बॉडीज हैं जो आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रही होंगी। और जैसे यहाँ पे था ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलता, कहीं पे आपको बताया था मैंने, हाँ 11th शेड्यूल था ना, उसके अकॉर्डिंग 29 आइटम्स पंचायत के अंदर कर दी। वैसे यहाँ पे जो 12th शेड्यूल आया था उसके अकॉर्डिंग 18 फंक्शनल आइटम्स जो हैं वो, अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी वगैरह को दिए गए थे। यहाँ पे कितने बताए आपको, 29 बताए, वहाँ पे 18 बता दिए। अगर जम्मू की बात करें, जेएमसी आपको पता है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर आता है, उसके मेयर को प्रेसिडेंट में श्री चंद्र मोहन गुप्ता। इस तरह से करके बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो को प्रोवाइड करती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर भी जरूर करोगे। और हमारा जेकेपी एसए का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर पैसा आएगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी क्लासेस यहाँ पे भी चलती रहेंगी। थैंक यू, जय हिंद।